स्टूडेंट्स, आतिशबानी निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 12 की ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। अपन पढ़ रहे हैं, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह का गद्य खंड जो है वो अपन स्टार्ट कर रखा है, जिसमें अपन पढ़ रहे हैं पाठ संख्या 5 और पाठ संख्या 5 के जो लेखक हैं वो है विष्णु खरे। इनका जीवन परिचय जो है, इनके द्वारा रचित जो रचनाएं हैं, पुरस्कार हैं, इनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं, उन सब के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब जो आपका चैप्टर है चार्ली चैपलिन यानी हम सब, ये चैप्टर जो है ये अपन अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आधा चैप्टर जो है वो पढ़ चुके थे और आगे का जो आधा चैप्टर है वो आज हम पढ़ेंगे, साथ ही इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो भी करेंगे। तो पहले मैं आपको जो आधा चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं उसके बारे में मोटे मोटे तौर पे बता दूं कि इसमें हमने पढ़ा कि चार्ली चैपलिन की पहली फिल्म कौन सी थी, उनके द्वारा किए गए जो कार्य थे उन्हें देख करके हर किसी को हंसी आ जाया करती थी। वो स्वयं पर हंसते थे और उन्हें देख करके सामने वाला भी हंसने लगता था। ये उनकी एक खास बात थी और ये कहा जाता है कि आने वाले 50 वर्षों तक भी उन पर बहुत कुछ कहा जाएगा, इतना कार्य उन पर किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने बताया कि उन्होंने बुद्धि के स्थान पर भावनाओं को महत्व दिया, व्यक्ति की जो भावनाएं हैं उनसे वो जुड़े हुए थे। अब उन्होंने किसी भी एक वर्ग या वर्ण को नहीं अपनाया, बल्कि सभी के लिए उन्होंने एक जैसा कार्य किया है। सभी लोग जो उनसे जुड़े हुए थे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो, चाहे किसी भी वर्ग के हो, वर्ग यानी किसी भी आयु के हो, छोटे हो बड़े हो बूढ़े हो कैसे भी हो, सभी लोग जो उनसे जुड़े हुए थे उनको पसंद करते थे। साथ ही बताया गया कि उनकी जो माता थी उन्हें उनके पति के द्वारा छोड़ दिया गया था, गरीबी थी, माता के पागलपन था और इनका जो जीवन है वो संघर्षमय जीवन था और औद्योगिक क्रांति है, पूंजीवाद है, सामंतशाही है, इन समस्याओं को उन्हें झेलना पड़ा। साथ ही बताया कि उनका जीवन जो है खानापूस जीवन था, यानी एक स्थान पर नहीं रहते थे, इधर उधर घूमते थे, अपनी नानी के पास ही रहा करते थे। नानी जो थी वो जिप्सी थी और ये कहा जाता है कि जिप्सी भी किसी समय में बाहर से ही गए थे। साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि आपके जो इनके जो पिता थे वो यहूदी वंशी थे और इनके जो पिता के जो गुण है वही इनमें आए थे। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि कैसे उन्होंने अपना जो जीवन है वो जिया। समय और भूगोल से उन्हें अलग रख करके देखा जाता है। क्यों? क्योंकि किसी एक समय के नहीं हो सकते, किसी एक क्षेत्र के नहीं हो सकते, किसी एक संस्कृति के नहीं हो सकते, बल्कि सभी चीजों से जुड़े हुए थे। इसी के साथ उन्होंने बताया कि सिद्धांत कला को जन्म नहीं देते। तो आप लोग देखते होंगे कि कोई भी सिद्धांत पहले नहीं बनता, बल्कि उसकी जो कला है वो पहले आती है, या किसी भी कार्य को सीखने से पहले उसकी नींव बना दी जाती है। कोई भी कला होगी, पहले कला आएगी, उसका विकास होगा, उसे सीखा जाएगा, उसके बाद उसके नियम जो वो अपने आप हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि कला में बेहतर क्या है, बुद्धि को प्रेरित करने वाली भावना या भावना को उकसाने वाली बुद्धि। तो ये जो चीजें हैं, मेन पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने हैं, अपने दिमाग में भी रखिए, नोटबुक में, क्योंकि इन प्रश्नों के उत्तर देते समय, इस चैप्टर को करते समय हमें पता होना चाहिए। इसके साथ उन्होंने बताया कि उनके जीवन की 2 घटनाएं ऐसी हैं जिनका प्रभाव जो है उनके ऊपर पड़ा और उसी प्रभाव के कारण जो है वो आगे चल करके चार्ली चैपलिन की भूमिका निभा पाए। पहली जो घटना थी उसमें, जिसमें उनकी माता ने उन्हें बाइबल पढ़ के सुनाया था, तो वहाँ उन्होंने क्या सीखा था? स्नेह, करुणा और मानवता की सीख ली थी। दूसरा जो उदाहरण था उसमें उन्होंने भेड़ के माध्यम से, कसाई खाने उन लोगों के माध्यम से करुण और हास्य का जो सामंजस्य है जो एक साथ दिखाया जा सकता है, ये चीज उन्होंने सीखी। तो यहाँ तक का जो चैप्टर है वो अपन ने अध्ययन कर लिया था। पेज नंबर 122 पर लास्ट का जो पैराग्राफ है आज उसको अपन पढ़ेंगे। भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र को कई रसों का पता है। हमारी जो भारतीय कला है उसे कई रसों का पता है। कई रसों का पता है कि रस क्या होता है? रस तो वैसे तो आपके कोई भी जूस वगैरह होता है वो रस होता है, लेकिन साहित्य में रस किसे कहते हैं? हमारे मन के अंदर उठने वाले जो भाव होते हैं उन्हें हम रस कहते हैं। और यही रस जो है जब काव्य शास्त्र में आते हैं तो उनमें
उनका बहुत महत्व होता है। अब अपने यहाँ जो भारतीय कला का जो साहित्य है उसमें एक बार में एक ही रस आता है, लेकिन चार्ली का जो साहित्य है, चार्ली की जो फिल्म है, उनमें एक से अधिक रसों को एक साथ दिखाया गया है। और भारतीय काव्य शास्त्र जो है भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र रचा गया है, जिसमें 9 रस बताए गए हैं और वर्तमान में 11 रस हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है हंसी मजाक ज़्यादा करता है या हंसा रहा है दूसरों को, वहाँ हास्य रस है। किसी को देख करके उस पर हंसी आ रही है, वो हास्य रस है। युद्ध में कोई वीर जाता है और उत्साह के साथ जोश के साथ लड़ता है, उसमें वीर रस है। कोई किसी से प्रेम करता है, वहाँ श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस के भी आपको 2 भाग बताए गए थे, जिसमें संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार बताया गया था। संयोग श्रृंगार जो रस है आपका, उसमें आपका प्रेमी जो प्रेमिका से मिलता है उसमें संयोग श्रृंगार है, और वियोग श्रृंगार जिसे कोई किसी से दूर हो जाता है, बिछड़ जाता है, जैसे कि आपके ये सूरदास जी की जो गोपियाँ हैं, इनका जो काव्य भ्रमर गीत अपन पढ़ते हैं, वहाँ वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया। भगवान की भक्ति करते हैं, वहाँ भक्ति रस आ जाता है, और जहाँ बिल्कुल शांत भाव होता है वहाँ शांत रस आ जाता है। कहीं कुछ घिनौना सा कुछ होता है, विभत्स रस आ जाता है। तो इस प्रकार से ये जो रस है 11 प्रकार के रस हैं। सूरदास जी के काव्य में वात्सल्य रस था। वात्सल्य रस यानी माता पिता का अपनी संतान के प्रति प्रेम। तो इस प्रकार से बहुत सारे रस हैं। तो यहाँ इनका जो काव्य है उसमें आपके हास्य रस और करुण रस दोनों एक साथ आए हैं। और यह जो चीज़ है वो अपने भारतीय साहित्य में देखने को नहीं मिलती है। जीवन में हर्ष और विषाद, हर्ष यानी खुशी, विषाद यानी दुख, यह संसार की सारी सांस्कृतिक परंपराओं को मालूम है। लेकिन करुणा का हास्य में बदल जाना एक ऐसे रस सिद्धांत को की मांग करता है जो भारतीय परंपराओं में नहीं मिलता है। रामायण तथा महाभारत में जो हास्य है वह दूसरों यानी हम दूसरों पे तो हंस सकते हैं, लेकिन खुद अपने आप पर हंसे और सामने वाले को भी हंसाए, ऐसी कला हमें यहाँ नहीं है। और अधिकांशतः है प्रसन्नता से प्रेम है, दूसरों के दुख से। जो करुणा है वह अक्सर सद व्यक्तियों के लिए है और कभी कभार दुष्टों के लिए भी है। संस्कृत नाटकों में जो विदूषक यानी हंसी मजाक करने वाला वह राज व्यक्तियों से कुछ बदतमीजी अवश्य करता है, किंतु करुणा और हास्य का सामंजस्य उसमें नहीं है। अपने ऊपर हंसने और दूसरे में भी वैसा ही मादा पैदा करने की शक्ति भारतीय विदूषक में कुछ कम ही नजर आती है। यानी भारत के जो विदूषक है, हंसी मजाक करने वाले कॉमेडियन हैं, उनमें ये चीज़ कम ही नजर आती है कि वो खुद भी हंस ले और सामने वाले को भी हंसा सके। इसलिए भारत में चैपलिन के इतने व्यापक स्वीकार का एक अलग सौंदर्य शास्त्रीय महत्व तो है ही। भारतीय जनमानस पर उसने जो प्रभाव डाला होगा उसका पर्याप्त मूल्यांकन शायद नहीं होने को है। हास्य कब करुणा में बदल जाएगा और करुणा कब हास्य में परिवर्तित हो जाएगी, इससे पारंपरिक या सैद्धांतिक रूप से अपरिचित भारतीय जनता ने उस फिनोमेनन यानी तथ्य को यूं स्वीकार किया जैसे बतख पानी को स्वीकारती है। यानी भारतीय जो जनता है, भारतीय जो लोग हैं, वर्ण है, उन सब ने इस तथ्य को स्वीकार किया है। तथ्य स्वीकार करने से मतलब चार्ली ने स्वीकार किया है, एकदम से अपना माना है। किसी विदेशी कला सिद्धांत को इतने स्वाभाविक रूप से पचाने से अलग ही प्रश्न खड़े होते हैं और अंततः एक तरह की कला की सार्वजनिकता को ही रेखांकित करते हैं। सार्वजनिकता यानी सर्वजन के लिए। चार्ली की जो कला थी वो सर्वजन के लिए थी, सभी के लिए थी। किसी भी समाज में इन्हीं लोगों को अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार कहकर ताना दिया जाता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों का औचित्य देखते हुए चार्ली या जोनी वॉकर कह दिया जाता है। यह स्वयं एक स्वीकारोक्ति है कि हमारे बीच नायक कम है, जबकि हर व्यक्ति दूसरे को कभी न कभी विदूषक समझता है, यानी मजाक करने वाला समझता है। दरअसल मनुष्य स्वयं ईश्वरीय नियति का विदूषक है। मनुष्य स्वयं भी किसका विदूषक है? नियति का, भाग्य का, ईश्वर का, क्लाउन का, जोकर का या साइड का। यह अकारण नहीं है कि महात्मा गांधी से चार्ली चैपलिन का खासा था और गांधी तथा नेहरू दोनों ने कभी चार्ली का सानिध्य चाहा। महात्मा गांधी और पंडित जी जो है ये भी चाहते थे कि वो चार्ली के सानिध्य में रहे, उनके साथ रहे, उनके संपर्क में रहे। चार्ली के नितांत भारतीय सौंदर्य शास्त्र की
इतनी व्यापक स्वीकृति देखकर राज कपूर ने भारतीय फिल्मों का एक सबसे साहसिक प्रयोग किया। आवारा सिर्फ एक टाइम का शब्दानुवाद ही नहीं था। तो राज कपूर जो है उन्होंने चार्ली चैपलिन की जो फिल्म थी द ट्रेम उसकी कॉपी करके दूसरी फिल्म बनाई और उनके जैसा जो कार्य है वही किया। और यह जो कार्य था उसे साहसिक कार्य बताया गया है और यहीं से चार्ली का भारतीयकरण हुआ। यानी चार्ली के कार्य का अनुकरण करते हुए राज कपूर साहब ने उनके द्वारा दी गई फिल्म की कॉपी करते हुए अनुवाद करते हुए दिखाया है, फिल्म बनाई, कार्य किया। वह अच्छा भी था कि राज कपूर ने चैपलिन की नकल करने के आरोपों की परवाह नहीं की। कहने वाले ये भी कह देते हैं कि इसने चार्ली की जो नकल है उसकी वो कॉपी कर रहे हैं। इन चीज़ों की उन्होंने चिंता नहीं की। राज कपूर के आवारा और श्री 420 के पहले फिल्मी नायकों पर हंसने की और स्वयं नायकों के अपने पर हंसने की परंपरा नहीं थी। यानी इससे पहले जो है दूसरों पर हंसा जाता था लेकिन स्वयं पर हंसे जाने की परंपरा नहीं थी। 1953 से 57 के बीच जब चैपलिन अपनी गैर प्रेमनुमा अंतिम फिल्में बना रहे थे तब राज कपूर चैपलिन का युवा अवतार ले गए। चैपलिन जब बूढ़े हो गए थे, लास्ट में अपनी फिल्में बना रहे थे, उस समय नए नायक के रूप में जो है चैपलिन के रूप में जो है आपके राज कपूर साहब जो है वो कर करके आए, यानी उन्होंने कार्य प्रारंभ किया। फिर तो दिलीप कुमार, बाबुल, शबनम, कोहिनूर, लेदर कॉफी जैसी फिल्में बनी। देवानंद ने 9-11, फ्रंट डोर्स, 3 देवियां फिल्में बनाई। शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन ने अमर अकबर एंथनी तथा श्रीदेवी तक किसी न किसी रूप से चैपलिन का कर स्वीकार कर चुके हैं, यानी उनका अनुकरण करते हुए इन सभी फिल्में बनाई। बुढ़ापे में जब अर्जुन अपने दिवंगत मित्र कृष्ण की पत्नियों को डाकुओं से न बचा सके और हवा में तीर चलाते रहे तो यह दृश्य करुण और हास्योत्पादक दोनों था, किंतु महाभारत में सिर्फ उसकी त्रास की व्याख्या स्वीकार की गई है। तो यहाँ क्या बताया गया है कि महाभारत में एक ऐसा उदाहरण दिया गया है जहाँ करुण और हास्य दोनों है, लेकिन वहाँ आपके हास्य को स्वीकार न करके करुण स्वीकार किया गया है। तो अर्जुन जो है अपने देवगन यानी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, तो कृष्ण जी की मृत्यु होने के बाद उनकी जो पत्नियां थी उन्हें वो बचा नहीं पाए थे। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है बूढ़े हो चुके हैं और वो बहुत बड़े धनुर्धर थे, लेकिन बुढ़ापे के कारण जो है उनके तीरों के जो निशाने हैं वो भी चूक रहे थे। इस दृश्य से जब वो उनकी पत्नी को नहीं बचा पाए, ये तो था वहाँ करुण, और जब तीर सही निशाने पर नहीं लिख पा रहे थे तो वो वहाँ था हास्य। इस प्रकार से महाभारत में इसे हास्य न मान करके त्रासदी या करुणी माना गया है। आज फिल्मों में किसी नायक को झाड़ू से पीटता भी दिखाया जाता है, लेकिन हर बार हमें चार्ली की ऐसी फजीहतें याद आती हैं। फजीहतें यानी इंसल्ट, बेइज्जती। तो आज की फिल्मों में भी ऐसा आता है, लेकिन उन चीज़ों को देख करके हमें चार्ली की ही याद आती है। चार्ली की अधिकांश फिल्में भाषा का इस्तेमाल नहीं करती। क्यों? क्योंकि चार्ली की जो फिल्में होती थी वो मूक होती थी। मूक से मतलब है कि उनमें आवाज़ नहीं हुआ करती थी, सिर्फ दिखाया जाता था, इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय होना पड़ता था। संवाद चित्रपट, संवाद यानी जो बोली जाती है, जैसे आजकल की जो फिल्में आती है जिनमें डायलॉग्स वगैरह आते हैं, बातचीत आती है, उसको संवाद कहते हैं। तो संवाद चित्रपट पर कई बड़े बड़े कॉमेडियन हुए हैं, कॉमेडियन यानी मजाक करने वाले, लेकिन वे चैपलिन की सार्वभौमिकता तक क्यों नहीं पहुँच पाए, इसकी पड़ताल अभी होने को है। चार्ली का चीर युवा होना या बच्चों जैसा दिखना एक विशेषता तो है ही, सबसे बड़ी विशेषता शायद यह है कि वे किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते हैं। चार्ली की एक खास बात है कि वो किसी भी संस्कृति, विदेशी थे वो, लेकिन फिर भी किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते हैं। यानी उनके आसपास जो भी चीज़ें अड़ंगे, खलनायक, दुष्ट औरतें आदि रहते थे, वे एक सतत विदेश या प्रदेश बन जाते हैं और चैपलिन हम बन जाते हैं। चार्ली के सारे संकटों में हमें यह भी लगता है कि यह मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं से ज़्यादा चार्ली हमें हम लगते हैं। यह संभव है कि कुछ अर्थों में बस्टर कीटन चार्ली चैपलिन से बड़ी हास्य प्रतिभा हो, लेकिन कीटन हास्य का काफ्का है, जबकि चैपलिन प्रेमचंद के ज़्यादा नज़दीक है। यानी वो विदेशी होते हुए भी जो प्रेमचंद जी हैं, जो अपने लेखक हैं, उनके ज़्यादा नज़दीक है, यानी उनसे मिलते जुलते
प्रेमचंद जी जो है वो चैंपियन से, उनकी जो रचनाएं हैं उनसे थोड़ा आए। अब एक होली का त्योहार छोड़ दे तो भारतीय परंपरा में व्यक्ति के अपने पर हंसने, स्वयं को जानते पूछते हास्यास्पद बना डालने की परंपरा नहीं थी। मैंने हमारा जो भारतीय समाज है उसमें एक होली का अवसर, होली का त्योहार ये शब्द है जिस समय व्यक्ति स्वयं पर भी हंस सकता है और दूसरे से भी मजाक कर सकता है, उस पर हंस सकता है। लेकिन यह भी आजकल जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। गाँव लोक संस्कृति में तब भी वह शायद वो नागर सभ्यता में तो है थी नहीं, यानी गाँव की जो सभ्यता संस्कृति उसमें तो ये चीज़ है, पहले भी थी और आज भी है, लेकिन हमारी जो शहरी सभ्यता नागर सभ्यता उसमें ऐसा नहीं है। चैंपियन का भारत में महत्व यह है कि वह अंग्रेजों जैसे व्यक्ति पर हंसने का अवसर देते हैं। अंग्रेजों जैसे व्यक्तियों पर हंसने का अवसर देते हैं, यानी जिस प्रकार से अंग्रेज क्या थे, साम्राज्यवादी थे, पूंजीवादी थे, दूसरों पर अत्याचार करते थे, शोषण करते थे, उसी के समान जो व्यक्ति पूंजीवादी है, साम्राज्यवादी है, दूसरों पर अत्याचार करता है, तो ऐसे लोगों पर वो हंसने का अवसर देते हैं। चार्ली स्वयं पर सबसे ज्यादा तब हंसता है, उसको देखो, चार्ली जब तब हंसता है जब वह स्वयं को गर्वोन्मत्त, आत्मविश्वास से लबरेज यानी भरा हुआ, सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ, अपने वज्राधिपी कठोरानी यानी वज्र से भी कठोर, ये सबसे कठोर अपना घातक जो शस्त्र है क्या माना जाता है, वज्र माना जाता है, महर्षि दत्त जी की हड्डियों से बनाया गया था, तो उसके समान अथवा मृदुनी कुसुमाग्नि फूल के समान कोमल, क्षण में दिखलाता है। तो ये है कि वो अपने आप पर सबसे ज्यादा कब हंसता है, तब यह समझिए कि कुछ ऐसा हुआ भी चाहता है कि यह सारी गरिमा सुई चुभे गुब्बारे जैसी खुश हो उठेगी। अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम चार्ली की कॉपी ही होती है, जिसके रोमांस हमेशा पंक्चर होते रहते हैं। हमारे महानतम क्षणों में कोई भी हमें चिढ़ाकर या लात मारकर भाग सकता है। अपने चरमतम सूरवीर क्षणों में हम कलेबे और पलायन के शिकार हो सकते हैं, कभी कभार लाचार होते हुए जीत भी सकते हैं। मूलतः हम सब चार्ली हैं क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते। अब हम सब चार्ली हैं, चार्ली यानी यथार्थ वास्तविक, चार्ली क्या था, यथार्थ का वास्तविक था, जबकि सुपरमैन क्या है, स्वप्न लोक का है, काल्पनिक। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमत्ता, प्रेम और पैसे के चरमोत्कर्ष में जब हम आईना देखते हैं तो चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है। चार्ली चार्ली होना यानी प्रसन्नचित होना, खुश होना, मुस्कुराना। तो ये है आपका चार्ली चैपलिन वाला चैप्टर, जिसमें उनके बारे में बताया गया है किस प्रकार से कैसे कार्य उन्होंने किए, कौन सी फिल्में बनाई है, किसने उनका अनुकरण किया है, क्या उनकी खूबियाँ हैं और क्या क्या उनकी विशेषताएं, उन सब के बारे में अपन इसमें पढ़ लिया है। अब है आपके अभ्यास प्रश्न। तो पाठ के साथ में पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि अभी चैंपियन पर करीब 50 वर्षों तक काफी कुछ कहा जाएगा। तो स्टार्टिंग में आप क्या है कि 100 वर्ष चार्ली को हो चुके हैं, 50 वर्षों तक उन पर काफी कुछ कहा जाएगा कि उनके द्वारा जो किया गया कार्य है वो आज भी सराहनीय है, महत्वपूर्ण है, और उनकी ऐसी कई रील्स भी ली है जो अभी तक देखी नहीं जा चुकी है, तो उन पे और उनकी सार्वभौमिकता पर आगे भी कहा जाएगा। दूसरा प्रश्न है, चैपलिन ने न सिर्फ फिल्म कला को लोकतांत्रिक बनाया बल्कि दर्शकों की वर्ग तथा वर्ण व्यवस्था को तोड़ा। इस पंक्ति में लोकतांत्रिक बनाने का और वर्ण व्यवस्था तोड़ने का क्या अभिप्राय है, क्या आप इससे सहमत हैं? तो हम कहेंगे कि हाँ, हम इससे सहमत हैं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का, जनता के लिए शासन, लोकतांत्रिक यानी जनता के लिए। तो उन्होंने जो कार्य किया है वो जनता के लिए किया है, सभी लोगों के लिए किया है, सभी वर्ण, वर्ण यानी सभी धर्म वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए, और वर्ग से मतलब है सभी आयु वर्ग के, बड़े बूढ़े बच्चे सभी के लिए। अब आपके 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो उसमें गायब है, सीधी संख्या नंबर 4 दी हुई है, तो आपके प्रश्न संख्या 3 होगा, लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा है और क्यों? गांधी और नेहरू ने भी उनका सानिध्य क्यों चाहा? लेखक ने चार्ली का भारतीयकरण किसे कहा है? राज कपूर को कहा है,
राज कपूर की जो आवारा फिल्म है उसमें उन्होंने द ट्रेन चार्ली की जो पिक्चर है उसी का अनुवाद किया है, उन्हीं का अनुसरण करते हुए कार्य किया है। तो इस प्रकार से चार्ली का भारतीयकरण जो है आपके राज कपूर के द्वारा भारत में किया गया। और नेहरू जी और गांधी जी भी चाहते थे कि वो चार्ली के सानिध्य में रहे, संपर्क में, क्योंकि वो भी उनकी जैसा रस पाना चाहते थे, हास्य और करुण जो है। और प्रश्न संख्या 4 है, लेखक ने कलाकृति रस के संदर्भ में किसी श्रेष्ठ को माना है और क्यों? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण दे सकते हैं जहाँ कई रस साथ साथ आए? तो लेखक ने कलाकृति और रस के संदर्भ में किसी श्रेष्ठ को माना है, हमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि रस जो है वो साहित्य में होना जरूरी है। अगर हमारी जो रचना है कलाकृति उसमें अगर रस नहीं होगा तो वो नीरस होगी, और नीरस होगी तो किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए साहित्य में रस का महत्व ज़्यादा है। और क्यों है? रस के बिना जो साहित्य है वो नीरस बन जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रहता है। और जहाँ कई रस साथ साथ आ जाए, हमारी भारतीय परंपरा जो रही है उसमें कई रस एक साथ नहीं आते, बल्कि एक ही आता है। लेकिन आपके जो चार्ली हैं उनके साहित्य में, उनकी फिल्मों में दोनों रस जो है या दो से ज़्यादा रस जो है एक साथ आए हैं। प्रश्न संख्या 5, जीवन के जहोजत चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया? जीवन की जहोजत, जहोजत यानी संघर्ष, कठिनाइयाँ। तो चार्ली का जो जीवन था वो कैसा था? कठिनाइयों से भरा हुआ था, संघर्षशील, संघर्ष से भरा हुआ था। उन्होंने बहुत सारे संघर्ष अपने जीवन में किए, जैसे पिता के द्वारा माँ को छोड़ दिया गया था। माँ जो है द्वितीय श्रेणी की स्टेज अभिनेत्री थी, कार्य करती थी उसमें, साथ ही गरीबी है और माँ का पागलपन है, पूंजीवादी है, साम्राज्यवादी है, औद्योगिक क्रांति है, इन सब का सामना जो है आपके चार्ली ने किया है। प्रश्न संख्या 6, चार्ली चैपलिन की फिल्मों में निहित त्रासदी, करुणा, हास्य का सामंजस्य भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि से क्यों नहीं आता? तो चार्ली चैपलिन की जो फिल्में हैं उनमें आपको त्रासदी है, करुणा है, हास्य है, यानी एक से अधिक रस जो है एक साथ देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारा जो भारतीय साहित्य है उसमें ऐसे गुण नहीं है। और ये सौंदर्य शास्त्र से बाहर भारतीय कला और सौंदर्य शास्त्र की परिधि में क्यों नहीं आता? क्योंकि उनमें इतनी श्रेष्ठता नहीं है जितनी कि चार्ली में थी, कि चार्ली एक साथ बहुत सारी चीज़ों को दिखा सकता था, रसों को दिखा सकता था। प्रश्न संख्या 7, चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर कब हंसता है? तो चार्ली सबसे ज़्यादा स्वयं पर कब हंसता है? अभी अपन ने पढ़ा था पेज नंबर 124 पे लास्ट में, कि जब वह स्वयं को गर्वोन्मत्त, आत्मविश्वास से लबरेज भरा हुआ, सफलता, सभ्यता, संस्कृति तथा समृद्धि की प्रतिमूर्ति, दूसरों से ज्यादा शक्तिशाली तथा श्रेष्ठ, अपने वज्रदापी कठोरानी, वज्र से भी कठोर अथवा मधुनी कुष्मांडी फूल से भी कोमल क्षण में दिखलाता है, और ऐसा लगता है जैसे कि हवा भरे हुए गुब्बारे को सुई चुप करके खुश कर दिया गया हो। ये बात जो है इसमें बताई गई है कि 40 से ज़्यादा प्रश्न कब होता है? जो अंग्रेज जैसे दिखने वाले व्यक्ति को अपमानित करता है या उन पर हंसता है। तो ये जो है 7 प्रश्न पाठ के साथ वाले आपको पढ़ने हैं। अब है पाठ के आसपास। इसमें पहला प्रश्न है, आपके विचार में मूक और सहवाग फिल्मों में से किसमें ज़्यादा प्रश्न करने की आवश्यकता है? तो मूक और सहवाग फिल्म, मूक यानी जिसमें बोला नहीं जाता, गूंगी जो फिल्म, सवाक जिसमें बोला जाता है, उच्चारण होता है। तो आपकी जो मूक फिल्में हैं उनमें से बोला भी जा सकता है, आपकी जो मूक फिल्में हैं उनमें सिर्फ क्रियाकलाप भी दिखाए जा सकते हैं, हाव भाव भी दिखाए जा सकते हैं, उनके माध्यम से समझाया जाता है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। इसलिए उससे ज़्यादा मेहनत की जरूरत है, परिश्रम की जरूरत है। जबकि सवाक फिल्में जो होती है उनमें बोल करके भी नायक जो है अपनी बात को कह सकता है। दूसरा प्रश्न है, सामान्यतः व्यक्ति अपने ऊपर नहीं हंसते, दूसरों पर हंसते हैं। कक्षा में ऐसी घटनाओं का जिक्र कीजिए जब आप अपने ऊपर हंसे। हास्य करुणा में, करुणा हास्य में बदल गई। तो ये जो प्रश्न है ये आपको अपनी बुद्धि के अनुसार, कल्पना के अनुसार करना है कि कभी आपके साथ अगर ऐसी कोई घटना हुई है या आपने कोई ऐसी घटना देखी तो उससे जोड़ते हुए इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो पहला और दूसरा प्रश्न इसमें आपको करना है। तीसरा है, चार्ली हमारी वास्तविकता है जबकि सुपरमैन स्वप्न है।
आप इन दोनों में इनको कहाँ पाते हैं? तो चार्ली जो है वो क्या है, वास्तविक है, यथार्थ है, और इसीलिए हम चार्ली को स्वयं मानते हैं। जबकि सुपरमैन क्या है, काल्पनिकता है, सपना है, जिसे हम पूरा नहीं कर सकते। चार्ली का जो जीवन उसमें अपन ने देखा है, अपनी फिल्म में जो हमने देखा कि एक के बाद एक जो संकट आते हैं, उनके सामने परिस्थिति आती है, उनका वो सामना करते चले जाते हैं। लेकिन सुपरमैन वाले में क्या होगी, कल्पना होगी, चमत्कार होंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, काल्पनिक कहेंगे, स्वप्न लोग कहेंगे, और हम अपने आप को चार्ली ही मानेंगे। तो ये तीसरा प्रश्न जो ये भी आपको करना है। चौथा प्रश्न है, भारतीय सिनेमा और विज्ञापनों ने चार्ली की छवि का किन किन रूपों में उपयोग किया है? कुछ फिल्में जैसे आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, मिस्ट्री इंडिया और विज्ञापनों जैसे चेरी ब्लॉसम की ओर से लेकर कक्षा में चर्चा की थी। 4 वाला प्रश्न आपको नहीं करना है। 5 वाला है, आजकल विवाह आदि उत्सव समारोह में रेस्तरां में आज की चार्ली चैपलिन का रूप किसी व्यक्ति से आकर्षित बताइए। सोचकर बताइए कि बाजार ने चार्ली चैपलिन का कैसे उपयोग किया है। तो ये प्रश्न आपको नहीं करना है, लेकिन आप देखते हैं किसी उत्सव वगैरह में वहाँ जाते हैं तो आजकल क्या होता है कि जोकर बने हुए खड़े रहते हैं कुछ लोग, उनको लाया जाता है। तो ये जो चीज़ है वो चार्ली से ही ली गई है। अब 4 और 5 का प्रश्न आपको नहीं करना है। पाठ के 7 वाले में 7 प्रश्न है, पाठ के आस-पास वाले में 3 प्रश्न है, तो ये 10 प्रश्न आपके हुए। और 11वें नंबर पे जो प्रश्न आप लिखेंगे, चार्ली की विशेषताएं जो है वो आपको पॉइंट वाइज लिखनी है। इसी के साथ अगला जो हमारा क्वेश्चन है 12वां, जो आपको करना है वो भी आपको लिखना है कि चार्ली को समय और भूगोल से काटकर देखते हैं कैसे। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको देना होगा। तो इस प्रकार से 12 प्रश्न जो है वो आपके पास हैं। साथ ही जिन चीज़ों की मैंने आपको अंडरलाइन कराई है, मेन जो पॉइंट्स हैं, उनको भी आप इस चैप्टर के साथ लास्ट में लिख दें, जिससे कि आप किसी उत्तर में या किसी पॉइंट से बन के आने वाले प्रश्न को उत्तर में लिख पाओ। तो ये चैप्टर जो है मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। 5 चैप्टर आपके हो चुके हैं और अभी तक आपकी नोटबुक नहीं आई है, तो आप अपना गृह कार्य पूरा करके अभी तक का और अपनी नोटबुक जो है स्कूल में लेकर के आए, चेक करवाएं, स्टैम्प लगवाएं और प्रश्नों के उत्तर जो है बड़े ध्यान से कॉपी में सफाई से और मात्राओं को ध्यान से देखते हुए लिखें। और अगर कोई दिक्कत आपको आ रही है तो वो आप पूछें और मेन पॉइंट जो है वो आप जरूर लिख लें। और अगर आपको समझ में नहीं आया हो, पूछना हो, तो आप जरूर पूछें। धन्यवाद।